नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी इस्तीफा को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाए। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंककर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, धुतकारें या ठोकरें मारो, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जग जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में भी उसका हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतियुक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां थीं। भाई एक भी नहीं, भौजाइयाँ दो। गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं। हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई। न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर आ जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर ही था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते। चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और फिर बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा बोली, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा बोली, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लो किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा बोली, जरा जलपान तो करते जाओ। चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी नहीं रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोठ और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा बोली, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त न आएंगे?
फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोठ की 2-3 फांकियाँ लगाईं, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएंगे। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह ना, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए। हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगीं। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डर गए कि शैतान न जाने जाकर साहब से क्या क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ थे? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वह आए तब तो मैं तो दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी बोला, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर में से निकले। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब बोले, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है यहाँ। फतेहचंद बोले, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई, मगर घर से चलने में बिल्कुल भी देर नहीं किया मैंने। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए। साहब बोले, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद बोला, जब मैंने कोई कसूर किया हो तब तो। साहब बोले, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब बोले, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी बोला, हुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर, अपनी नौकरी ले ले, आप जो हुक्म दे वह हम बजाने को हाजिर हैं, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें? साहब अब क्रोध न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आपका कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब बोला, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर तो एक यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब बोला, ओ, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ाना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का दे दिया, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा? यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहासा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए।
फतेहचंद दफ्तर न गए। जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशा में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां से डाल दी थी। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम न थे, उनके हाथ में कोई चीज़ भी न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक सिखा ही देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना चाहिए था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता, जेल जाना ही होता या कुछ और। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसा में बैरे में सब उन पर पील पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत झेलनी थी वह तो झेल ही चुके। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल फिर आ गया। वे फिर से घर की तरफ लौट चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया। यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर नहीं दिया सुअर को? फतेहचंद बोले, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम न होगा। मैं भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं करता। उसी वक्त वह सलाम करके चला गया। शारदा बोली, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद बोले, फटकार क्यों नहीं लगाई? मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया उसका? फतेहचंद बोले, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा बोली, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेहचंद बोला, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा बोली, सजा क्यों काटनी पड़ी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद बोला, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा बोली, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद बोले, तो फिर इस वक्त जिंदा भी न लौटता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा बोली, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत कमाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यो जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जरूर करती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूँगी।
कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत भरा हुआ था, मजबूत गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुँचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चीख उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी न बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूँ। इत्मीनान से खाओ, शायद वह तुम्हारी आखिरी खाना हो, इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गया। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि यह फतेहचंद को भला बुरा कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बैठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। जब एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा था। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं, अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दुरंदेश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उलझलुल बातें कही थी, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब बोला, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा, क्या मजाक है, क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद बोले, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब बोले, कब की बात है? फतेहचंद बोले, अभी अभी, कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब बोले, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था, बेहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ। माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद बोले, नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेहचंद बोले, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, सिर पर चोट पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले,
हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे ना? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली न देगा ना? अच्छी बात है। अब मैं जाता हूँ, आपसे मेरा इस्तीफ़ा है। मैं कल इस्तीफ़ा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब बोला, आप इस्तीफ़ा क्यों देता है? हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद बोले, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी कभी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी इस्तीफ़ा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।